मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। 2020 में भी आपने कहा था शायद कि बुंदेलखंड 22 तक बनेगा, फिर 24 में भी इस तरीके की बात आई। किसी भी नए राज्य को बनाने में वहाँ उस प्रदेश की राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि पिछले 13-14 सालों में या 2014 के बाद से बुंदेलखंड में थोड़ा सा डेवलपमेंट का चेंज कुछ नहीं हुआ? इससे बड़ा मुकाबला कुछ है ही नहीं। मैं बीजेपी का होते हुए भी यही बात कह रहा हूँ। सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, इन चार पार्टियों ने 77 साल का जो नारा दिया कि हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया, हमने बुंदेलखंड के लिए वो किया, तो मैंने तो भरी सभाओं में कहा कि भाई एक श्वेत पत्र लेके आते, कम से कम ये तो पता चले किस पार्टी ने कितना किया। और आप सब लोगों ने जब बुंदेलखंड के लिए इतना सब किया तो फिर बुंदेलखंड को तो स्वर्ग हो जाना चाहिए। अभी वो नर्क क्यों बना? अभी तक तो ये था कि चलो अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अब तो डबल इंजन की बात होती है। मामला कहाँ अटक रहा है? फिल्मों से लेकर राजनीति तक और बुंदेलखंड की आवाज उठाने वाला चेहरा आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद है। जमीन पर बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ने वाले एक ऐसे नेता जिन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई और फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई। सिनेमा से लेकर राजनीति तक का उनका सफर कैसा रहा है, बुंदेलखंड के लिए उनकी लड़ाई कैसी चल रही है, आज ओटीटी सिनेमा किस तरीके से बदल रहा है, बहुत सारी बातें हम उनसे करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा बुंदेला जी। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आपकी बहुत सारी बातें सुनेंगे, अपनी बहुत सारी बातें कहेंगे। सिनेमा, राजनीति, सब पर दिल खोल कर बात करिए आज। जिस तरीके से आप अपनी मिट्टी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सिनेमा भी, राजनीति भी, प्लस आप अपनी मिट्टी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपकी पत्नी, आप खुद ओरछा महोत्सव के साथ साथ बुंदेलखंड की आवाज उठाने के साथ साथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा सवाल इसलिए भी थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि आप बहुत लंबी यात्रा बुंदेलखंड आंदोलन को लेकर कर रहे हैं, बुंदेलखंड की डेवलपमेंट को लेकर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। 2020 में भी आपने कहा था शायद कि बुंदेलखंड 22 तक बनेगा, फिर 24 में भी इस तरीके की बात आई। प्रॉब्लम का ये उमा भारती जी ने कहा था, मैंने कभी कोई डेडलाइन नहीं दी। दो चीजें मैं आप बताऊं, किसी भी नए राज्य को बनाने में वहाँ उस प्रदेश की राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। संविधान 3 में जो अनुच्छेद में हम लोगों को जो मिला है उसमें यह है कि जिस दिन चाहे उस दिन केंद्र की सरकार प्रस्ताव लाए, उस पर वोट डलवाए, वो पास होता है लोकसभा में, वही विधेयक आपका राज्यसभा में जाए, राज्यसभा में पास होने के बाद वो विधेयक अनुमोदन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाए, प्रेसिडेंट उनको सूचनार्थ दोनों राज्यों को कहती है कि साहब आपके राज्य से ये भूभाग लेके एक नए प्रदेश का गठन हो रहा है। उस पर सरकारें, अगर केंद्र की नहीं वो राज्य सरकारें उस पर नहीं स्वीकृति देती तो भी ठीक है, स्वीकृति देती तो भी ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो, उत्तराखंड को लेकर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरी लाश पे बनेगा। उधर छत्तीसगढ़ को लेकर यही लालू जी ने भी कहा था, लेकिन बेचारे दोनों जिंदा रहे और अच्छा खासा राज्य भी बना। इधर तेलंगाना के टाइम में उन्होंने रेड्डी साहब ने अपनी सरकार भंग कर दी, कांग्रेस के खिलाफ चले गए, लेकिन तेलंगाना बना। तो उसमें वो नहीं भूमिका, जो दिक्कत जो आप कह रही हैं, हमारी जो बीजेपी से बात हुई है जिन लोगों से, वो ये डर है कि कहीं ये राज्यसभा में ये मुद्दा गिर ना जाए। लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। पिछले दिनों जब हमने अप्रोच किया इस मांग को लेकर, तब हमारे साथ अकाली शिरोमणि थे जो बिल्कुल छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं थे, उधर शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे वाली जो अब अलग हो गई है, वो विदर्भ को लेके उनका मेंटल ब्लॉक है। तो वो उनका यही कहना था कि ये उस मौके की तलाश में हम हैं कि जहाँ राज्यसभा में और बोले इसको हम घेर के भी नहीं करवा सकते, बहुत सारे बहुमत राज्यसभा में बीजेपी पास करवा ही रही है। बोले कि वो 140 करोड़ की जनता का वो है जिसमें जुड़ाव है, ये एक छोटे से भूभाग की बात है, उसमें बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। और ये भी कहा गया है हमसे कि देश में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रायोरिटी पर हैं। बुंदेलखंड राज्य उनके लिए इस वक्त प्रायोरिटी पर नहीं है कोई भी, मतलब जैसे 3 राज्यों को लेकर वो गंभीर हैं, विदर्भा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। जो हमारी बात हुई है, हमारी बात राजनाथ सिंह जी से भी हुई, हमारी बात
अमित शाह जी से भी हुई है, जो भी और बड़े लीडर, मोदी जी को छोड़कर बिल्कुल क्लियर कट कि बुंदेलखंड के लिए हम कर रहे हैं और बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। और उन्होंने भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा आप पार्टी के उस पर फोरम पे आप अपनी बात कहिए और जब मौका मिलेगा तो हम करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा हमारे मैनिफेस्टो में है, जो हमें बहुत तसल्ली होती है। पर आपको ऐसा लगता है कि पिछले 13-14 सालों में या 2014 के बाद से बुंदेलखंड में थोड़ा सा डेवलपमेंट का चेंज कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ? इससे बड़ा मुकालता कुछ है ही नहीं। मैं बीजेपी का होते हुए भी यही बात कह रहा हूँ, ये केवल भ्रम है, ये इल्यूजन है कि हमने साहब डिफेंस कॉरिडोर बना दिया। उस डिफेंस कॉरिडोर से जनता को कहीं कोई दूर दूर तक कोई लाभ नहीं है। फिर आपने कहा कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया, उस पर कोई चढ़ता नहीं। 600 रुपये तो टैक्स है, कौन सा गरीब आदमी उस पर चढ़ेगा? जो साइकिल पे चलता है उसको, हाँ वहाँ चाहिए था। अब जैसे चित्रकूट में ग्लास फैक्ट्री जो लगने वाली थी राजीव गांधी ने ज़माने में, उसकी मशीनें कार्गो के इधर पड़ी हुई सड़ रही हैं, वो उठा नहीं पाए। इसी तरह आपके जितने भी अतर्रा में धान की जितनी भी वो थी फैक्ट्री थी, वो चलानी थी। कपड़ा मिल्स थे, उनको दोबारा से रिन्यू करना था, जिससे डायरेक्ट मिडिल क्लास और लोअर क्लास आदमी को फ़ायदा हो। जो 67% आपका माइग्रेशन है, आप एआई पे चले जाइए, आप उस पर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। और मैं बार बार इनसे कह रहा हूँ कि अगर आपने युवा को नहीं रोका तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक बड़ा सवाल जो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जनता से पूछ रहा हूँ, 1 नवंबर 1956 को ऐसी कौन सी आपदा आई कि आपने एक बुंदेलखंड को 2 राज्यों में बांटा बगैर किसी से पूछे? आपने वहाँ से जनता से नहीं पूछा, वहाँ के लीडरान से नहीं पूछा, और अचानक एक अपने आदेश दिया कि ये हिस्सा मध्य प्रदेश में जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में जाएगा। और वो लोग बुंदेलखंड की बात करते हैं, कहीं बुंदेलखंड तो है ही नहीं। आप दतिया जाइए, दतिया मध्य प्रदेश, झांसी जाइए उत्तर प्रदेश, और आप कहते हो कि हम बुंदेलखंड में हैं। बुंदेलखंड है कहाँ? और ना गजेटियर में है। आपको बता दूं प्रतीक्षा जी, ना गजेटियर में है, ना सरकारी किसी भी पेपर्स में बुंदेलखंड मेंशन नहीं है। मैंने अभी गाँव में जब हमने यात्रा की 2700 किलोमीटर की, गाँव पाँव, उसमें लोगों से हम यही पूछता, हमने कहा भैया क्या नाम है गाँव का? बोले साहब जमुनिया कला, और हमने इसकी तहसील मेहरौनी, जिला ललितपुर, उसके आगे क्या लिखते हो? उत्तर प्रदेश। तो हमने कहा तुम तो कहते हो तुम बुंदेलखंडी हो, है कहाँ बुंदेलखंड? मुझे बताइए, आप किस बुंदेलखंड के लिए बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 2 राज्यों के बीच में बुंदेलखंड का आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर, इसलिए भी वो थोड़ा ज्यादा उपेक्षित होता चला गया? 100% भाई। एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो लीडरशिप हमारी आई वो इतनी पार्टी डोमिनेटिंग हुई कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए वो। और उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि 4 पार्टी रूल करती हैं, उसमें सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस। इन 4 पार्टियों ने 77 साल का जो नारा दिया कि हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया, हमने बुंदेलखंड के लिए वो किया, तो मैंने तो भरी सभाओं में कहा कि भाई एक श्वेत पत्र लेके आते हैं, कम से कम ये तो पता चले किस पार्टी ने कितना किया। और आप सब लोगों ने जब बुंदेलखंड के लिए इतना सब किया तो फिर बुंदेलखंड को तो स्वर्ग हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी वो नर्क क्यों बना पड़ा? और ये ऑल मैन मेड प्रॉब्लम है। 7 नदियों का पानी, और फिर हमसे कह रहे हो कि बुंदेलखंड में सूखा है। पानी लेके कहाँ जा रहे हो तुम? अभी परसों मैंने एक लेख पढ़ा है, बांदा में 49 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया है। हाँ, और सबसे ज्यादा वहीं था। और उसकी वजह आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि किसी भी नदी के पानी में जेसीबी घुस के उसकी बालू नहीं निकाल सकती। पूरी केन में आप देखिए जगह जगह जेसीबी लगे हुए हैं पानी में, सब लोग बैठे हुए हैं चुप करके। वो शहर मर रहा है। झांसी से मऊरानीपुर रोज 6000 के लगभग पेड़ कट रहे हैं। ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, वही इसलिए मैं लिख रहा था। वो पेड़ जा कहाँ रहे? चूंकि तुम बीडा बना रहे हो, उस बीडा को, वो बीडा कब बनेगा? बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो नोएडा है, हम आप जहाँ बैठे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अचानक सपना देखा कि हम बीडा बना रहे हैं। उस बीडा से किसको फायदा होगा? कौन सी जनरेशन को? कब वो बनेगा, कब वो डेवलप होगा, कब वो तब तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा उससे। और इस नोएडा की भी कहानी अगर आप इसका इतिहास उठा के देखें, जिन लोगों की ये ज़मीन थी उनकी पूरी की पीढ़ी बर्बाद हो गई, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों में पैसा लगा मिला। उस पैसे का उनको इस्तेमाल पता नहीं था, तो बार में, अय्याशी में, बड़ी बड़ी कारों में वो खत्म हो गया। के पैसे आप बीडा ना करके आप कम से कम 10 रोजगार, 60,000 करोड़ का आप जो लेके आए हो,
इतने के आप 10 रोजगार लेके थे। सर लेकिन मुझे ये बताइए, इतनी जेन्युइन मांगे हैं आपकी, तो अभी तक तो ये था कि चलो अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अब तो डबल इंजन की बात होती है। मामला कहाँ अटक रहा है, कैसे क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रही बातें? अगर इतनी समस्या है वहां, तो अब तो आप खुद उस पार्टी का हिस्सा हैं। अब पता नहीं वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जनता सड़क पे आ जाए और फिर आंदोलन करे, बसें जलाएं, रेल रुके, और जो जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं। हमने अपने सारे साथियों से कहा कि हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है। अगर हम अपने ही सरकार की बसें जलाएंगे, अपने ही ऑफिस जलाएंगे, तो हम तो ज्यादती कर रहे हैं। हम उस इंसाफ को हमें मिलना भी नहीं चाहिए जिस इंसाफ की हम बात कर रहे हैं। और ये सबको पता है, हम कह के चुके हैं। ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं है जिसके बारे में हम होम मिनिस्टर को नहीं लिखते होंगे, प्रधानमंत्री को नहीं लिखते हैं, उनको लिखते हैं। और आप ये बिलीव करिए कि वहाँ पर एक एम्स नहीं है, पूरे के पूरे 7 जिलों के बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट नहीं है जो वर्किंग हो, जिसके अनाउंस करने के लिए तो तुम 10 कर दो। एक ड्राई पोर्ट नहीं है, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, एक मिल्क बड़ी डेयरी जैसे मदर डेयरी हो, अनमोल डेयरी हो। आप कैसे किस प्रोग्रेस की बात करते हैं? आप क्या प्रोग्रेस के नाम पे आपने दिया है? अभी भी 48% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, 52% लोग अशिक्षित हैं। और जब हम ये बात कहते हैं, अरे बुंदेला जी आप तो ऐसी बात करते हैं, मैंने कहा मैं 2800 किलोमीटर चला हूँ और मैंने उनको गांव भी गिनाए। हमने कहा ललितपुर से 22 किलोमीटर दूर एक देलवारा गांव है, आप चले जाइए, 80% उस गांव में ताले लगे हुए हैं। 20% जो लोग रह रहे हैं वो बुजुर्ग, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, वो कहीं जा ही नहीं सकते। और इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो आप सोचिए। वो आदमी जिसको उस गरीब माँ बाप ने घर बेच के ज़मीन गिरवी रख के पढ़ाया, वो BA MA हुआ और वो वहाँ से सीधा भागता है, या नोएडा आएगा, सूरत जाएगा, इंदौर जाएगा। उन माँ बाप को उधर छोड़ के भगवान भरोसे वो इधर अपनी बीवी के साथ आता है, अपने बच्चों के साथ आए, और फिर यहाँ पे मकान बनवाने के काम में वो बीवी गिट्टी तोड़ती है, ये अपना वो, और बच्चे सड़क पे खेलते हैं। आपने 3 जनरेशन को बर्बाद किया है। एक नया जो सर्कल जो अभी वहाँ चल रहा है, जिसका हम बहुत खिलाफ, जो मूवमेंट है, ये पंजाबी लोग यहाँ पे पंजाब में कैंसर फैला के अब वहाँ की ज़मीन ले रहे हैं। ये जाते हैं भूमाफिया और वहाँ पे पता लगाते हैं कि ज़रा पता लगाओ किसका बच्चा बाहर चला गया। फिर उनको कहते हैं बुजुर्ग माँ बाप को, देखो भैया तुम्हारा मोड़ा तो उन्हें नहीं है, अब तुम अदिया बटिया पे कब तक खेती करो। तो वो भी सोचते हैं कि साहब लो 5 लाख दो हमें, यार आराम से बुढ़ापा तो ठीक काटो। तो उस गरीब आदमी को लगता है कि 5 लाख रुपए में हम कम से कम तो ज़मीन भी गई, आपकी पहचान भी गई, और आपका कहीं कुछ नहीं हुआ। एक जो सबसे बड़ा दुख है, जो ठेकेदार होता है, अब ये गौर से सुनिए और किसी पता भी लगाइए, पेपर पे आप रिसर्च करवा लीजिए। जब वो पूरी की पूरी लेबर चढ़ाता है, वो एक आध लड़की पे उसकी आंख टिक जाती है, किसी की बीवी बहू जो भी हो, और वो तय कर लेता है कि साहब ये अगला टारगेट ये है, और उसके साथ उसका पति होगा, तो उसको वो मेट बना देता है। मेट मतलब वहाँ का काम, उसको मजदूरी नहीं करनी, वो ही विल बी इन चार्ज, हाँ सुपरवाइज। और उसको बीवी का उसका अपना आँखा अभी चला, अभी नहीं हुआ है। फिर वो कहता भैया यार कुछ और लेबर चाहिए, तुम एक काम करो, तुम गांव दे जाओ, ये पकड़ो पैसे और लेबर लेके आओ। जब तक वो लेबर लेके आता है, इधर ये इनका सेट हो जाता है। उसको बीवी को वो कहता है कि कहाँ तुम मर रही हो, वो तो बहनी हमारी बनो, हमारी रानी बनो। और वो आता है तब उसके पास, उस आदमी के पास ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। जब वो वापस जाता है तो नाजायज़ 1-2 बच्चे लेके जाता है जो वो पालता है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है? हमारा सब कुछ और कह के हम थक रहे हैं कि भैया सर्वे कर लो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें जेल में डाल दो भाई। हम तो कह रहे हैं कि आप उठा के देखिए तो ये सच। आज हम गुप्ता जी, रेखा गुप्ता मैडम से मिले, वही हमने बताया कि 20 लाख के लगभग बुंदेलखंडी है, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में, नोएडा, गाजियाबाद, इसमें जिनके पहचान के लिए कुछ भी नहीं है। ये है कि कजलियां सिराने तक के लिए उनके पास एक स्पॉट जगह नहीं है, नाले में वो फेंकते, और ना कहीं वो मिल सकते, ना कहीं वो बैठ सकते। जबकि और हर धर्म के, हर प्रदेश के, हर प्रांत के अपने अपने एक मंडपम में है, घर है, ये वो। तो ये वो लड़ाई है जो किसी न किसी को तो लड़नी है। हमने ये इसलिए हमने चुना है, मैंने, मेरी वाइफ ने, कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया। जितना हमें मिलना था सिनेमा से वो मिला,
दो बच्चे हैं, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो कम से कम मैं अपनी उस माटी को कुछ तो दूं, कोई तो खड़ा हो, कोई तो इसलिए दिखे, तो लड़ता हुआ दिखे, मरना थोड़ी है, लड़ता हुआ दिखे तो लोगों को इंस्पिरेशन बनती कि हाँ साहब ये हमारे लिए खड़ा है। और एक और इंस्पिरेशन हमें मिलती कि 1857 में गदर हुई थी, अगर आपको याद हो, और आज़ादी हमें 1947 में। तो कम से कम चलो भाई, लड़ाई है, तो उसी उस उद्देश्य में हम बुंदेला साहब की लड़ाई लंबी है बुंदेलखंड को लेकर। बहुत समय पहले भी मेरी जब आपसे मुलाकात हुई थी तब भी मैंने इस तरीके की बातें कही थी कि सर अगर इतनी जेन्युइन रीजन है तो क्यों नहीं इस पर बात करती हैं सरकारें, क्यों नहीं इस तरीके के काम करती। एक प्रॉब्लम और जो अभी इधर बीच बहुत चर्चा में है, बुंदेलखंड के बहुत सारे ऐसे मजदूर, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि इनका धर्म बदल दिया जाता है। आजकल ये वाली जो प्रॉब्लम एक शुरू हुई, जो कि सियासी मुद्दा तो बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो डेमोग्राफी बिगाड़ रही है। जिस तरीके से बुंदेलखंड की लड़कियां हैं, आप धर्म परिवर्तन करा देते हो पैसे देकर, हाँ भाई आप इधर आ जाओ, इस्लाम है, ईसाई है, सारी इस तरीके से। ये वाली प्रॉब्लम भी जेन्युइन है या जिस तरीके नहीं, ये जेन्युइन एक ज़माने में दमोह की तरफ थी, वहाँ क्रिश्चियंस जितने भी मिशनरीज थे उस रूरल बेल्ट में, उनके सारे के सारे आदिवासियों को इन्होंने कन्वर्ट किया। वो किसी वजह से उधर छत्तीसगढ़ ने भी रोका। दिलीप सिंह जूदेव, अगर आपको याद हो नाम, उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और उस लोगों की घर वापसी कराई। उस वक्त मुस्लिम फैक्टर नहीं था, उस वक्त केवल क्रिश्चियन था वहाँ। लेकिन अब जो आप बात कर रही हैं, अब ये मुस्लिम फैक्टर आया है, और ये पूरी तरह से जो आप कह रहे हैं, इनको जहाँ से भी फंड पैसा मिल रहा है उस गरीब खानदान को चुनते हैं और उसको लेकर, पैसे को लेकर, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, उनके पास उतना कुछ है ही नहीं कि वो सफ़ेद और काले का भेद कर सकें। और उनको लगता है जीवन को जीना है तो चाहे यहाँ जी लें, चाहे कौन सी यहाँ इज्जत है। हिंदू बन के भी कौन सा वो मान सम्मान पा रहे हैं जो वहाँ जाके अपमानित हो जाएंगे। जब हमने आदमी के जीवन को उसके हाल पे इस तरह छोड़ दिया कि वो जीने और मरने में ही फ़र्क नहीं समझ पा रहा है, तो वो सोचता है चलो जितना जैसे जी लूँ वही जी लें। अगर यही वैल्यूज़, उस वैल्यू को खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने सुनी कहानी बुंदेलों की बानी, अगर यही वैल्यू हम रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम सबसे ज़्यादा पिछड़े क्षेत्र हो गए, जबकि हमारे क्षेत्र के लिए, मध्य भारत के लिए कहा जाता था कि ये दूध दही की नदियाँ बहती थी, यहाँ सोन चुरैया थी। आप उठा के देख लीजिए, कोंच के बाद, कालपी कोंच के बाद वहाँ दमोह तक कोई मस्जिद नहीं बन पाई। ये मुगल घुस ही नहीं पाए वहाँ तक, ये क्योंकि वो लड़ते थे और लड़के संभाल के रखते थे। हमने, हमारे पूर्वजों ने जितना भी सामंजस्य किया वो अंग्रेज़ों के साथ इसलिए किया कि वो जीना चाहते थे, और वही हमसे गलती हो गई। जब अंग्रेज़ गए तो वो अपने इन्हीं खैरख्वाह लोगों को ही सौंप गए सारा, और पॉलिटिक्स में भी यही हुआ। मध्य प्रदेश में जितने भी ठाकुर थे जो वर्चस्व वाले थे, वो चुनाव लड़े, वो जीत गए, तो उन्होंने वही परंपरा रखी, उन्होंने विकास होने ही नहीं दिया। जो दूसरे शहरों में विकास हुए, दूसरे राज्यों में हुए, हाँ, वो वही के, अगर वो परिवर्तन के तौर पर वो पीढ़ी थी जो अंग्रेजों के टाइम में संभाल रही थी, उसको हटा के नई पौध आती तो ना तो जाति समीकरण बनने थे। यही बिहार का हुआ है। आप देख लीजिए, 2 प्रदेश 3 प्रदेश इतने मारे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर वही आपके बिहार में जो है, जो आप जिनको भूमिहार बोलते हैं, वो लोग, हमारे यहाँ जो ठाकुर चौधरी जो है वो, तो वो उन्होंने उसको बदलना नहीं दिया। आज भी जूती चप्पल सर पर लेके महिला निकलती है बड़े ठाकुर के घर से। वो तो बहुत सिस्टम बदला है, और उसी की वजह यह है कि वो आदमी सोचता है कि इतनी लानत भरी ज़िंदगी से तो बेहतर है हम मुसलमान बन के जी लें, और फिर उसका दुरुपयोग होता है। अब लेकिन ऑल सेड एंड डन, योगी जी ने बड़ा काम किया है। वो योगी जी ने उत्तर प्रदेश की, बुंदेलखंड की जनता क्या बाकी और जगह भी, 2 लोगों का भय का भूत खत्म कर दिया, यादवों का और मुस्लिम का। अदरवाइज आप सोचिए, बुंदेलखंड में तो यादव जिस घर में घुस जाएगा वो उसका है, वो तो अल्टीमेटम देता है कि बस कल आप खाली कर देना। यही मुसलमानों का था। तो अब ये भय का भूत खत्म हुआ है, हाँ, लेकिन वो न्याय आज भी नहीं मिल रहा है। जब तक वो न्याय नहीं मिलेगा तो हम उस पीढ़ी को उस पायदान पे पहुंचने में हमें कई सालों लगेंगे, आने वाली जनरेशन भी। इसीलिए तो वहाँ पे
ब्रेन ड्रेन है। कोई पढ़ा लिखा आदमी, अब मैं पहला आदमी हूँ जो इतनी लंबी लड़ाई अपना सिनेमा छोड़ के कर रहे हैं। अदरवाइज आदमी बीच में ही थक जाता है कि अरे यार कौन करे, कब तक लड़े। वो जब तक उस तरह की एक अंदर से मीमांसा ना उठे, एक जोश ना हो, तब तक बड़ा मुश्किल है। अभी आपने अपनी पत्नी का भी जिक्र किया, ओरछा के कार्यक्रम का भी जिक्र किया, बुंदेलखंड फेस्टिवल भी बहुत जोरों शोर से करता है, खजुराहो वाला। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक भी हैं वो भी जानें कि बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, बुंदेलखंड की जो उनका अपना कल्चर है, वो कितना समृद्ध है, जिसको कि आप अपनी पत्नी के साथ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जेनजीज तक पहुंचा रहे हैं, नई पीढ़ी को दे रहे हैं कि भाई अपनी मिट्टी को पहचानो, अपनी संस्कृति कितनी रिच है। हमारी कोशिश तो यही रही कि जब जैसे हमने खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया, हमें बहुत ज़ोर था हम सब पे कि इसको आप इंदौर में कर लीजिए, भोपाल में कर लीजिए, कौन जाएगा खजुराहो। आप यकीन मानिए पिछली साल 11 साल थे हम, गोविंदा, शेखर कपूर, जयकिश श्रॉफ, दुनिया में नाम हो गया सर, दुनिया में नाम होता है खजुराहो फेस्टिवल का। वो इसीलिए कि उस मिट्टी को जाने, तो इतना वर्जन एरिया है वो इलाका, खजुराहो, पन्ना, ये पूरा का पूरा, वहाँ पे जंगल है, नदी है, हाँ, फोर्ट है, मंदिर है। उसका मकसद यही था कि विदेशी लोग, देश के लोग वहाँ जाएं, वहाँ देखें और उसको आगे एक्सप्लोर करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले। और हमारे बच्चे जो बॉम्बे नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम इन लोगों से मिलकर इनके इंस्पायर होकर कुछ करें ताकि यहाँ काम करें या बाहर भी काम करें। और यही हमारा राम महोत्सव का ओरछा में भी था, जो राम को हम लोग अगरबत्ती लगा के उसमें अलमारी में रख बैठे हैं, हम उसको निकाल के लोगों तक लेके आना चाह रहे हैं। और इसके इस बहाने एक और हम काम करते हैं, वहाँ ओरछा लिटरेचर फेस्ट करते हैं, जिसमें हम नए नौजवान जितने भी राइटर्स हैं उनको कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हाँ, आपको कोई छाप ही नहीं रहा है, कोई प्रकाशक भी छाप नहीं रहे क्योंकि बिकता ही नहीं है। तो हमने उनसे यही कहा, हम लोग प्रभात पब्लिकेशन एंड पॉकेट बुक्स, हम इनके रिप्रेजेंटेटिव ले जाते हैं और नए राइटर्स को बुलाते हैं और उनके हम 4-4, 5-5 सेशन करवाते हैं कि आपने जो लिखा पढ़ के, बेस्ट ऑफ द कॉलम पढ़ के सुनाइए, और प्रकाशक तो वो। तो इस तरह 5-6 जो चीज़ें हैं कि उस संस्कृति को पहले आएँ तो फिर हम कहानी सुनाएं, फिर वो खुद ही देखें। जैसे खजुराहो में जो लोग आए वो बहुत ही खुद ही तारीफ करते रहे, और इतिहास भरा पड़ा है। हम सबसे यही कहते हैं कि इतिहास के भरोसे मत जियो, तुम खुद कुछ ऐसा करो कि तुम खुद इतिहास बन जाओ। तो वो हमारी कोशिश है और हम लगे हुए हैं। इतिहास तो है ही। राजा बुंदेला साहब जिस तरीके से बुंदेलखंड की ज़मीन के लिए लगे, मुझे लगता है कि अपनी ज़मीन से ऐसे ही प्यार करना चाहिए कि मतलब तबीयत से उसमें जुट जाओ कि हमें उसे बचाना है, उसे संरक्षित करना है, उसका उद्धार करना है, उसको बढ़ाना है, उसकी समृद्धि को दुनिया तक पहुंचाना है। लास्ट में फटाफट वाले कुछ सवाल मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दे दें। अगर राजा बुंदेला साहब अभिनेता नहीं होते तो क्या होता? आर्मी में होता, सेना में। बहुत शानदार। अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह, कौन आपको ज्यादा किसकी एक्टिंग, किसका अभिनय आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है? अमिताभ बच्चन, पर्सोना बहुत बड़ा है। सिनेमा ओटीटी? सिनेमा या ओटीटी? हालांकि आपने इसका जवाब दे दिया था, सवाल ही आपने पहले ही कहा था, सवाल ही नहीं बनता है कि सिनेमा। अच्छा, सिनेमा या राजनीति, आपको कौन ज्यादा अट्रैक्ट करता है? हालांकि आप बैलेंस दोनों जगह बना ले रहे हैं। मैं सिनेमा प्रेफर करता हूँ। सिनेमा प्रेफर करते हैं। तो राजनीति में आप बहुत झूठा हो जाते हैं, आपके कमिटमेंट आपके नहीं होते, आप क्या बोलते हैं, अगर वो पार्टी ने नहीं एग्री किया तो जनता में झूठे, खुद में झूठे। सिनेमा में जो आपके दिल में है, जो आप सोच रहे हैं और जो आप दिखाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, तो वही आप बनाएंगे, वही आप करें। प्रथा मैंने बनाई, वहाँ आप सोच नहीं सकते। आदिवासी एक लड़का आर्मी में है जी, और वो शादी होती लौट के जब वो आता है तो जमींदार बिटिया को चुराने में लग जाते हैं। तो हमने सिनेमा में वो बात कही जो मुझे लगा कि बुंदेलखंड के मार्फत हो। तो खैर सिनेमा आपके प्रेफरेंस है। बुंदेलखंडी खाना अभी घर में आपने शेफ रखा है, कुक रखा है, या मैम से बनवाते हो? अब तो जो जिससे पेट भर जाए मैम को खाना बनाना नहीं आता है, वो कॉन्टिनेंटल अपना बनाती, मिरांडा की पड़ी हुई, आपको उसको कुक बना दूंगा तो वो मार ही डालेगी।
बहुत शुक्रिया राजा बुंदेला you. साहब, आपने हमें अच्छा समय लगा। दिया। मतलब इतनी शानदार बातचीत, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत गया। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी अमर उजाला के प्लेटफॉर्म से भी और व्यक्तिगत तौर पर, कि जो आपकी लड़ाई है, मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो आपकी लड़ाई है, मतलब आप इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं फिर भी आप थक नहीं रहे हैं। ये आप इंस्पिरेशन है दूसरे उन युवाओं के लिए जो कि आजकल जो है वो मेट्रो नहीं मिली तो थक जाते हैं, नंबर नहीं आए तो पंखे से टंग जाते हैं, इस तरीके की जो चीजें आजकल युवाओं में है। एक सेकंड के लिए टोकूंगा। महाराणा सांगा राणा प्रताप के एक करीबी थे, तो उनको 80 घाव लगे थे, फिर भी उनको पता चला दुश्मन ने हमला किया, बोले चलो चलो लड़ते, तो उन्हीं की फौज ने उन्हें मार डाला कि ये साला लड़ा के मार डालेगा। तो हमें ऐसी इंस्पिरेशन लोगों से मिली है जो अपने माटी के लिए, अपने समाज के लिए खड़े हैं और लड़े। बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आंदोलन के लिए। मैं बात चाहूंगी करके कि अच्छा लगा। शुक्रिया सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अब जब मैं मतलब ये ईश्वर से कामना करती हूँ, मैं बनारस की हूँ तो महादेव से कामना करती हूँ कि बुंदेलखंड बने और उसके बाद फिर मैं और आप बैठकर इसी तरीके से पॉडकास्ट। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।